बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन। जीव विज्ञान। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ये होगा। उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 19% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थ की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। कीट वर्धक क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि का आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कॉम्पोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उच्चतम जैव उर्वरक है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स जीवाणु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। लौंग पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो सूक्ष्म पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक माध्य कांड वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। पादप कली है एक भोर्णीय टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रारोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने की अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको हेलोफाइटा कहते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगे हुए पौधों को हेलोफाइटा कहते हैं। लवण मृदोभिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग है? तो मस्तिष्क के लिए। और ईईसी ये हृदय के से संबंधित है। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि मापने वाला यंत्र है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने की? तो उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रैंक क्रिक, एमएचएफ बिलिंकन्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण वर्ष 1953 में डीएनए की कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए का पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रासायनिक शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिक कहा था। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है?
तो डीएनए जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। हमारे शरीर में अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के। प्रतिस्कंदन विषयों के प्रति विषय प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एंग्लो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को आंगली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को आंग्रे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जबकि प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो टेकोफेरोल बेरी रोग ये सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल जोरोफेंथालमिया से होता है। साइनो कोबालेमिन रक्ताल्पता से होता है। आर्गे कैल्सीफेरोरिकेटस होता है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्लेथिमिया रोग होता है। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 की कमी से रक्तलालता तथा विटामिन डी कोलीकैल्सीफेरॉल विटामिन D3 तथा अर्गोकैल्सीफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टेकोफेरोल विटामिन ई की कमी से। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त एक से सही। सूर्य का प्रकाश एवं कौड़ यकृत तेल में विटामिन डी की समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यदि संतरा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तथापि
इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अर्थात विकल्प ई उत्तर अस्पष्ट है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B1 कोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 में महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप है तो 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है तो स्फिग्नोमेनोमीटर। मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को पराकुच दाब तथा दूसरे को प्रसरण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्राकुचन दाब 120 मिलीलीटर एचजी तथा प्रसरण दाब 80 मिलीलीटर एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। इंसुलिन प्रोटीन है। इंसुलिन पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है तो इंसुलिन एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन को 2 लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़कर दुग्ध उत्पन्न को बढ़ाने में काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पिटोसिन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है।
क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण बीज में मिलता है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज बाहर आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इनमें इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लोरेम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है तो जलजन्य रोगों के। टाइफाइड तथा कोलेरा जलजन्य रोगों का उदाहरण है। टाइफाइड रोग के कारण साल्मोनेला टाइफाई तथा कोलेरा के कारण विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलाने से रोका जा सकता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित का होता है? तो यकृत लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलियस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों के कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सार्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट-60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आयनिक विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनिक विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं माध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं नियंत्रित करता है अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस
मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण शरीर का तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो उपयुक्त सभी जीन के सम्मिश्रण से, यानी ब्लेडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। डीएनए को किसने अंतः पात्र बनाया? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया। आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 14 नवंबर डायबिटीज वर्ष के रूप में जाना जाता है। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम अभाहन अब अभान किसके प्रतिरोध के कार्यरत है? तो HIV और एड्स के रूप में। भारत में HIV एड्स रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित आह्वान की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ तो दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी ट्रांसप्लांटेशन किया था। जीवाणुओं की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हुक ने। एंटोनी ल्यूवेन हुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से जीवाणुओं की पहचान की। कोणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक। कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषण भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक प्रमुख कारक है। संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू से। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट का उसका मान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का
रक्त ग्रुप होता है तो ओ होता है। ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि एबी वर्ग वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः ए बी वर्ग व्यक्ति सर्वग्राही सर्वात्रिक ग्राही कहलाते हैं। केसुरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है। केसुरुक रज्जु में से 31 जोड़ी कोशिकाएं निकलती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? तो 8 अस्थि होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थि होती है। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 हड्डियां यानी अस्थि होती है, जिसमें कपाल में 8 हड्डी होती है, मुख में 14 हड्डी, कंठिकाएं में 1 हड्डी और कान में 6 हड्डी होते हैं। मनुष्य के शरीर के में पैरों में हड्डी की संख्या होती है तो खोखली होती है। मनुष्य के हड्डियों में खोखली अस्थि होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष में मानव की शरीर की हड्डी की संख्या 206 हो जाती है। मुख्यतः 2 भाग में बटा हुआ रहती है, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत यानी कृंतक। जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययन से हमें अवशोषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूपी पटिशेषिका एवं आँख के निमेषक झिल्ली परिशेषिका, शाकाहारी रूमिनेट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। ज्यादातर अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का होता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों का उत्प्रेरक होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह है विटामिन सी। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म के स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होती है। इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया की जड़ में पाया जाता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो जल है। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसका मात्रक लगभग 80% होती है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका आंसर कोई नहीं। आधुनिक खोजों के से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ का उद्भव
प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका है। साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्म स्त्री जनांग में प्रवेश करता है। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबावली नली में अंडाणु को निषेचित करता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन आधुनिक मानव से मिलता जुलता। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। यह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। विकास का मुख्य कारक है तो प्राकृतिक वर्ण। विकास। आज हम विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो केशु रज्जु में। इसका आंसर होगा केशु रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केशु रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ओब्लंगेटा से आरंभ होकर केसुरु दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्कावरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुतंत्रिका मेरुरज्जु निकलती है। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं के अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयनों के आधार पर समझाया जा सकता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एसिटिलीन और एथिलीन, ये दोनों हैं। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो इन दोनों में, यानी बीजों से, तना, काट से, दोनों से। माँ पौधे की भांति पौधा बीज तथा तना दोनों से मिलता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? क्योंकि यह श्वास नहीं ले पाती है। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है। पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9 तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतर मछलियां यदि बाहर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि पानी जहाँ पानी
में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है। पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करता है। पानी से बाहर निकलने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है, मछलियों की मृत्यु हो जाती है। मधुमक्खी कॉलोनियों के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। यह दृष्टि, आवाज, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध पहचानती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन की मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। एड्स निम्न कारणों किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा एड्स होता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स रोग के कारण विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस है। इसका फुल फॉर्म HIV का। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स एक्वायर इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों में दो एक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होते हैं, जब जिससे एक एक्स जो वर्णांतता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा समान एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिलाओं केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से अभिक्रिया से, पेड़ के अभिक्रिया से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो पेड़ की अभिक्रिया से। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक जवाहर दवाएं वेदना निवारक का काम करती है। इस दवाओं को बीलो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। गेहूँ की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग में होता है? तो नाइट्रोजन। गेहूँ की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जो यूरिया में मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया शुरुआत करता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो फोटोसिंथेसिस। हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस
की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल, CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O लेते हैं और ये बदलते हैं C6H12O6 ग्लूकोज में और 6O2 और 6H2O रिलीज करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागन द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकोया का। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड सिकोया सेम्परविरेंस या सिकोया है जिसकी ऊंचाई 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटी एंजियोस्पर्म बुल्फिया का है। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है तो सोयाबीन में। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तो गन्ना के। गन्ना का कायनिक प्रवर्धन डाली कलम या पेड़ द्वारा होता है, लेकिन हर मूढ़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 साल के बाद ताजी डाली कलियों को पुनः रोपण करना पड़ता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। यह इंडोनेशियाई वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाट द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तथा वजन 10 किलोग्राम होता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया तो जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सीय का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिकता कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोप्लेट्रिक्स है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्कियोप्लेटेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है।